नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पहाड़ों में सर्दियों का आलम है, लेकिन बढ़ती सर्दियों के साथ राजनीतिक जो माहौल है वो गर्मा रहा है जी। क्योंकि आजकल जो निकाय चुनाव है उत्तराखंड के में उनका जोर है, शोर है और सभी की जोर आजमाइश भी है। तमाम वादे हैं, इरादे हैं, संकल्प विकल्प हैं, नारे हैं, भाषण हैं, प्रचार प्रसार हैं और नीतियां हैं। नीतिगत मुद्दे भी हैं, बुनियादी मुद्दे भी हैं, सियासी मुद्दे भी हैं और उन तमाम चीज़ों के बीच आम आदमी कहाँ रह जाता है, आम आदमी के मुद्दे छूट जाते हैं, कितने पूरे हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हमारा लगातार जो कह सकते हैं एक प्रकार से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट और पोस्टमार्टम लगातार जारी है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम जनपद रुद्रप्रयाग में मौजूद हैं और जनपद रुद्रप्रयाग मुख्यालय का जो केंद्र है वो रुद्रप्रयाग जी अलकनंदा मंदाकिनी के संगम भी है यहाँ पे और ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण और राजनीतिक खास शख्स और शख्सियत मौजूद हैं। वो लंबे समय से पत्रकारिता क्षेत्र में भी रहे हैं, तो एक राजनीति में भी रहे हैं, बहुत सारे अनुभव समेटे हुए अपने में पिछले 2-3 दशकों से और उससे पहले भी उत्तराखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि से ही लगा लें, तमाम चीज़ों में, तमाम मुद्दों पे वो काम करते रहे हैं। तो आज उन्हीं से हम जानेंगे कि जो निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं उसको, या जो भी है लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभों में से जो विकेंद्रीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो पंचायती राज व्यवस्था होती है, नगर निकाय होते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं आम आदमी के, वो बार बार क्यों वहीं रह जाते हैं जो 1947 में भी थे, 50 में भी थे, जबकि इतने वादे इरादे किए जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि चुनाव जीतने के बाद वादे इरादे भी फुर हो जाते हैं और प्रत्याशी भी फुर हो जाते हैं, यानी उनके दर्शन नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जाते हैं। तो हमारे साथ देवेंद्र चमोली जी मौजूद हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हो जाता है, क्यों ऐसा हो जाता है, कौन इसका जिम्मेदार रहता है। देखिए, पहले तो जो वर्तमान समय में जो नगर पालिका के जो चुनाव चल रहे हैं और मैं पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो इस बार का चुनाव कुछ विशेष किस्म का देखने को मिल रहा है। पहली एक तो लंबा समय इसमें मिला है और पहले ही दिन से मैं देख रहा हूं, जब से आचार संहिता लगी है, प्रत्याशियों ने जो प्रतिस्पर्धा दिखाई है, जो कंपटीशन उनमें देखने को मिल रहा है कि मेरा प्रचार ज़्यादा दिखे, मेरा प्रचार ज़्यादा दिखे, दुनिया भर का हो हल्ला और कार्यकर्ताओं की भीड़ जिस टाइप से सड़कों पे दिख रही है, तो एक अजीब किस्म का माहौल जो है नगर क्षेत्र में देखने को मिला है। ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं है। रही बात मुद्दे गौण होने की, तो निश्चित रूप से इसी हो हल्ले में, इसी भीड़ तंत्र में सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और जब धनबल का प्रभाव दिखने लग जाता है, जब जनबल का ज़्यादा प्रभाव दिखने लग जाता है, तो निश्चित रूप से आम नागरिक के मुद्दे दबते नजर आते हैं। तो ये इस बार के चुनाव में भी कुछ हद तक देखने को ज़्यादा मिल रहा है और देखते हैं। अभी तो एक हफ्ता 7 दिन और बाकी है, लगभग 23 तारीख आते आते ये चुनाव किस करवट बदलता है। इस चुनाव का जो आज तक का जो तारतम्य है वो आगे ये कारवां कैसे कैसे बढ़ता रहता है। इन सब शोरगुल के बीच चुनावी मुद्दे ज्यों के त्यों धरे रह गए हैं। जनता केवल हो हल्ले से परेशान है और उसका निश्चित रूप से जनता एनालिसिस करती हुई दिख रही है। तो सुना आपने चमोली जी ने कहा, जो मुद्दे हैं वो तमाम चुनावी प्रचार प्रसार होता है, शोरगुल होता है, लेकिन उस शोरगुल के तहत तले वो जब दब जाते हैं और स्थिति ये आती है कि सड़क से लेकर गली मोहल्ले, कुचे, गांव, खेत खलियान से लेकर और संसद की दहलीज तक मुद्दे तो जरूर उठते हैं। शोरगुल भी होता है, लेकिन संसद हो, चाहे विधानसभा हो या फिर नगर निकाय ही क्यों ना हो, उनका जो लोकतंत्र के मंदिर होते हैं
उनकी दहलीज पे जाके ही ये मुद्दे भी और आम जनमानस की जो आवाज़ खेत खलियानों से, गली कूचों से और सड़क से निकलती है, वो वहाँ दहलीज पे जाते ही दम तोड़ देती है। लेकिन बावजूद इसके हमने एक चीज़ और देखी है कि पहले लोग मुखर होके बोलते थे, आज खामोश हैं। तो चमोली जी, ये भी सवाल है कि मुद्दे क्यों जनता खामोश है? इस खामोशी के पीछे कहीं ये बड़े तूफान से के आने के पहले की जो शांति बोलते हैं वो तो नहीं है, या जनता खुद खामोश होना चाहती है, या जनता को खामोश कर दिया गया है, या जनता ने खामोश रहना ही अपनी नियति मान लिया है? क्या इसमें है? क्यों जनता मुखर होकर नहीं बोलती है आज के परिप्रेक्ष्य में? इसका क्या कारण है? नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो चुनावी शोरगुल है, जो बिल्कुल विगत वर्षों के भांति इस बार ज्यादा दिख रहा है, और ये लगभग बढ़ता ही जा रहा है। ये शोरगुल, खुले नंगे नाच जिसको कहा जा सकता है, जनबल का जो प्रभाव सड़कों पे दिख रहा है, उससे निश्चित रूप से जनता अगर किसी के पक्ष में लामबंद होती है तो वो स्वाभाविक नहीं है। मुझे लग रहा है क्यों नहीं है कि एक से बढ़ के जो कंपटीशन जो है, प्रत्याशियों में कंपटीशन है कि मेरा प्रचार ज्यादा, दूसरे में कंपटीशन है कि उससे ज्यादा मेरा। तो ऐसे में जनता कहीं ना कहीं फिर सोचने को मजबूर हो जाती है, और जनता की खामोशी इस और जरूर इशारा कर रही है कि आप कितना भी प्रचार प्रसार करें, आप कितना भी पैसा बहा लें, आप कितना भी जो है शोर शराबा कर लें, लेकिन जनता ने जो ठाना है, जो जनता समझती है, जनता आखिरकार जो है अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी, क्योंकि ये लोकल सरकार है, शहर की सरकार है, और इस सरकार को जो बखूबी चला सके, जो बखूबी निभा सके, उसके लिए ये खामोशी जनता की मुझे लग रहा है इस और इंगित कर रही है। तो चमोली जी, कि इसका मतलब ये है कि क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर है, या लोकतंत्र सज रहा है, संवर रहा है, उभर रहा है, या लोकतंत्र बिखर रहा है, सिकुड़ रहा है? क्या इसमें कह सकते हैं आप कि लोकतंत्र किस ओर जा रहा है, और लोकतंत्र की जो डगर है वो नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है, या वो बिखर रही है, वो सिमट रही है, या संवर रही है? क्या ये लोकतंत्र जो है, क्या वाकई में ये वास्तविक लोकतंत्र है, या भेड़ तंत्र या नोट तंत्र, वोट तंत्र तक ही सीमित रह गया है? देखिए, लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र में कहीं पर पक्ष और पार्टियों की कहीं बात नहीं होती है। जनता को जो अच्छा लगे, जनता का प्रतिनिधि, जनता जिसको नेता माने, जनता उसको चुने। लेकिन पक्ष और पार्टियों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, और जिस हिसाब से आज केवल वोटें मांगी जा रही, व्यक्तिगत पार्टी प्रत्याशी की छवि पे नहीं, प्रत्याशी अपनी उपलब्धि पे वोट नहीं मांग रहा है, केवल पार्टी बेस पर वोट मांग रहा है, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है, और इस प्रॉपर्टी से उठना चाहिए। कम से कम इस नगर क्षेत्र की जहां तक बात है, नगर की सरकार बननी है, तो यहाँ पे पढ़ा लिखा मास नगर क्षेत्रों में रहता है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अपना प्रतिनिधित्व कैसे हम चुने, ताकि लोकतंत्र की जो गरिमा है, जो लोकतंत्र है, वो मजबूती से बचा रहे, और इस लोकतंत्र का जो है फायदा आम जनता को मिल पाए। तो एक जाते जाते एक और अंतिम सवाल है, क्योंकि बात आती है लोकतंत्र में लोक का मतलब जनमानस ही होता है, जनता जनार्दन ही होता है, और जो बदलाव की डगर होती है उसको अंतिम रूप से, निर्णायक रूप से जनता जनार्दन को ही तय करना पड़ता है। क्योंकि देश दुनिया में जो भी सकारात्मक और महान बदलाव हुए हैं, जिनके दीर्घकालिक रूप से, दूरगामी रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, या पश्चिमी देश हो, तो उसमें जनता जनार्दन और खासकर युवा जो यूथ रहा है उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जनता जनार्दन से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, और कैसे वो जागरूक होके एकजुट होके एक मंच पे आए? क्या जनता जनार्दन को आप संदेश देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे, या क्या आप उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि क्या जनता जनार्दन को अब
जो इस निर्णायक मौके पे, जो कि भारतीय लोकतंत्र का भी निर्णायक मौका है, सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, 80 करोड़ युवा आबादी इस समय मौजूद हैं भारत के पास। तो ये निर्णायक दौर भी है जब हम एक ऐतिहासिक रूप से एक नई मंजिलों और नई ऊंचाइयों की ओर जा सकते हैं। लेकिन इसमें जनता जनार्दन ही निर्णायक भूमिका में होगी, उसको ही कुछ आगे आना होगा। अगर वो आगे नहीं आएगी तो फिर तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और लोकतंत्र का जो वास्तविक लोकतंत्र की जो मूल्य हैं और जो वास्तविक लोकतंत्र के फायदे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो जनता जनार्दन से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या संदेश है? देखो, हम आम जनमानस से हम यही अपील करते हैं कि एक सुनहरा मौका है, लोकतंत्र का त्योहार है ये, और हर किसी को अपना मत देने का अधिकार है। हर किसी को अपने अकॉर्डिंग, अपनी भावनाओं के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का मौका है। लेकिन जो भेड़ तंत्र, लोकतंत्र के नाम पे जो भेड़ तंत्र, भेड़ चाल चली जा रही है, लोक मत को प्रभावित करने का जो प्रयास किया जा रहा है और किया जाता है अमूमन, ये चुनाव भी अछूता नहीं लग रहा इससे। तो जनता को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जो मत प्रभावित करने की चेष्टा में है उनको कहीं ना कहीं जनता को नकारना पड़ेगा और अपने भावनाओं के अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि इस लोकतंत्र की जो गरिमा है वो बनी भी रहे। और जब जो प्रतिनिधि चुन करके अगर हम भेजें तो लगे कि हमने ऐसा प्रतिनिधि चुना है जो शहर का अच्छा विकास कर पाए और एक संतुष्ट का भाव मतदाता में अपने प्रतिनिधि चुनने के बाद आए। तो ऐसे प्रतिनिधि का चयन होना चाहिए। मैं यही अपील आम जनमानस से करूंगा। बाकी इस हो हल्ला और ये भीड़ तंत्र से, इनसे बच करके एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छे नगर के विकास के लिए सब लोग आपस में एकजुट होकर के आगे आएंगे और अपना एक सुयोग्य प्रत्याशी को और प्रतिनिधि को चुनेंगे। तो सुना आपने, चमोल जी ने कहा वक्त की दरकार है, समय की मांग है और वक्त की नजाकत भी है और ये लोकतंत्र का त्योहार भी है और आपका अधिकार, वोट आपका अधिकार है। इस अधिकार को आप अपने व्यक्तिगत संकीर्ण क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठकर और संगठनात्मक और सामुदायिक रूप से सामूहिक हितों के लिए आगे आएं और नीतिगत मुद्दों पे आपको आगे आना ही होगा। तब ये लोकतंत्र का तमाशा नहीं, लोकतंत्र पर तमाचा नहीं, बल्कि लोकतंत्र का वास्तविक महोत्सव बन पाएगा। और इसके लिए हम सभी को सभी स्तरों पे प्रयास करने पड़ेंगे। आज जिस तरह से लोग, आदमी बढ़ चुका है, जाति बढ़ चुकी है, समाज बढ़ चुका है, परिवार बढ़ चुके हैं आपस में, तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन जो अंग्रेजों की देन थी, इस विभाजन से ऊपर उठते हुए आप संगठनात्मक सामुदायिक मुद्दों के लिए एकजुट, एक मत होके एक मंच पे उसी प्रकार से आए जैसे उत्तराखंड आंदोलन के समय पे और आज़ादी की आंदोलन के समय पे आप सभी लोग रहे थे। तो हमें आशा ने अपितु पूर्ण उम्मीद है कि जो लोकतंत्र की, वास्तविक लोकतंत्र के मूल्य हैं, वास्तविक संविधान के मूल्य हैं और वास्तविक आज़ादी के जो मूल्य हैं वो आम जनता तक पहुंच पाएगा। हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ पाएगा और स्वस्थ, स्वच्छ और प्रगतिशील मानव समाज, देश, दुनिया और राष्ट्र और लोकतंत्र का निर्माण करने में हम सक्षम होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड के साथ हम एक और मुकाम पे, एक और शख्स और शख्सियत के साथ एक नए मोड़ पे नई मंजिलें होंगी, नई राहें, नए कारवां होंगे और आप हमारे हम सफर बन के इन तमाम चीज़ों के गवाह, साक्षी बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के। नमस्कार।